गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल लीडिंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51 मार्क्स का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची या बांकीपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। इसके डिस्कशन में जाते हैं और डिस्कशन इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालिया टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। रजनी पाम दत्त ने एक इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। कौन साम्राज्यवाद से लड़ते थे? नरम दल या गरम दल? उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन में के बारे में ये बात कही थी? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और एक शाखा सहयोग भी करते थे। इस प्रकार से नरम दल और गरम दल दोनों मिला के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं। डिस्कशन हो चुका है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी राजगोपालाचारी? तो भारत के विभाजन के समय इसके अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। इस समय याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे अध्यक्ष हुआ करते थे। 1947 में अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तब बने जेबी कृपलानी और जेबी कृपलानी के बाद जो है 1948 में अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी 1947 में भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मेरठ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में जाते हैं और 54 इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, 54 का बी। 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे, आईसीएस अधिकारी थे और रिटायर्ड अधिकारी थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एक महिला थी और वो जो अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1917 भी नहीं है क्योंकि एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। 1922 में उसका होना चाहिए इसलिए। और एक ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और बीपीएससी ट्रेंड्स चला रही है। बीपीएससी का एक ट्रेंड्स हो गया है कि बीपीएससी अब जितने भी एग्जाम लेती है उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है। 5वां जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में एक से अधिक, यानी कुछ ऐसे प्रश्न बन जाए कि मुगल शासक में, मुगल बादशाह में कौन कौन से शामिल थे और ऑप्शन दे दिया जाए आपको जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन दिया जाए शिवाजी, 5वां दिया जाए इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो आपको आप देखेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक तब होगा जब उस क्वेश्चन का 2 आंसर हो, और जब उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा ABCD में तो आप फिर ई ही बनाएंगे। ई में 2 तरह की बातें हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1922 में, 1925 में। तो और उसके बाद एक और बनी थी 1931 या 33 में, नलिन सेनगुप्ता, ये 1933 में बनी थी। ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए 57 में 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो CR दास, SP सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रास बिहारी बोस? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास यानी चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। आज मैं 50 से 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको बनाएं और देखिए मेरे साथ साथ पढ़ाई भी करें। बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करूँगा और इन सभी का स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नीले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। ये एक किसान थे। बिहार के चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन
में शामिल होकर बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो करने वाले थे, अभी ये शायद क्वेश्चन 27वां सम्मेलन पर जो है आ रहा है, और 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता SN सिन्हा नहीं है, RN माधोलकर भी नहीं है, मजरूल हक भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, ध्यान देंगे, पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि कांग्रेस का 28वां सम्मेलन 1912 में बांकीपुर में RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुई थी। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। चलिए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि आनंद मोहन बसु 1898 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के, भूपेंद्र नाथ बसु जो ऑप्शन में दिया गया 1914 में मद्रास अधिवेशन के, अबुल कलाम आजाद 1927 दिल्ली विशेष अधिवेशन के, और जवाहरलाल नेहरू 1929, 30, 36, 37, ठीक है, और 1951, 53 और 54 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये अबुल कलाम साहब थे। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये 1939 का सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष ये बने थे। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी है पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 का अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित त्रिपुरी में, ये इसका राइट आंसर बी नहीं होकर सी होगा, ये रॉन्ग इसका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर पास स्थित त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, और 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की, जबकि गांधी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जो है राइट डाउन भी कर सकते हैं। 29 नवंबर सन 1939 को हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1377 के मुकाबले 1580 वोट मिले, और वो पुनः जो है इनके अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने इस हार को अपना व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कहा, यह सीतारामैया से अधिक मेरी हार है। 22 फरवरी को कांग्रेस कार्य समिति में 15 में से 13 सदस्यों ने गांधी जी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया और उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका जवाब दें, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था जब किसी महिला ने अध्यक्षता की थी। श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी आयरिश महिला थी, ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड की महिला थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी, जबकि 1933 में नलिन सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। नलिन सेन गुप्ता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला है जो इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, वो 1933 में नलिन सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू 1925 में, सरोजिनी नायडू कानपुर से। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव श्रीमती सरोजिनी नायडू को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिन सेन गुप्ता ने की। चलिए, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एक ICS अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे, और इनको सुझाव किसने दिया था? इनको सुझाव दिया था लॉर्ड डफरिन ने। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्रशासक एओ ह्यूम को दिया जाता है। इनके तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सहयोग से दिसंबर 1885 में, डेट भी याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 में बंबई के सर गोकुल दास तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग। एक डाटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में, और आप अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ मेरे वीडियोस को देखेंगे, तो मैं 100% है कि आपको ये मैं हिस्ट्री को मजबूत कर दूंगा, यानी सब सब्जेक्ट को। लॉर्ड डफरिन ने इस संगठन को सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा, सेफ्टी वाल्व के रूप में समझिए, सुरक्षात्मक जो है ये कवच, सेफ्टी वाल्व को कहिए सुरक्षात्मक कवच। जैसे महाभारत में सेफ्टी वाल्व के रूप में सूर्यदेव ने कर्ण को सेफ्टी वाल्व यानी कि सुरक्षा कवच, सोने का कुंडल दिया था। आरंभिक कांग्रेसी नेताओं को आशा थी कि वे इस संगठन का उपयोग तड़ित चालक के रूप में कर सकेंगे। आरंभिक कांग्रेसी नेता जो वो समझ रहे थे कि ये जो हम लोगों का संगठन बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, हम इसे तड़ित चालक के रूप में प्रयोग कर सकेंगे अगर
किसी प्रकार से अंग्रेज हमें कष्ट पहुंचाएंगे, हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे, देश के लोगों को, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ अगर वो जो है उनकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे या उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो हम जो है एक याचिका के रूप में काम करेंगे। तो उनको लगता था कि एक तड़ित चालक के रूप में हम लोग, इस तड़ित चालक जो है इसमें तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत को मुक्ति दिलाने का संघर्ष आरंभ हो गया था। भले ही अंग्रेज उस समय लॉर्ड डफरिन और एयू ह्यूम से हल्के में ले रहे थे, उन्हें लगा कि चलिए संगठन बना देते हैं ताकि जो है 1857 जैसी क्रांति फिर से ना हो सके। मेरी बातों को गौर से सुने, ठीक है, मेरे अनुभवों को समझें, आप लगातार वीडियो में बने रहें। 1887 के मद्रास अधिवेशन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी अधिवेशन को सहायता देना बंद कर दिया। उनको लगा कि अब जो है इस प्रकार से इनको सहायता देना ये अपने, है ना, गले में घंटी बांधने के बराबर है। 1890 ईस्वी में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं रही। 1892 ईस्वी में लंदन में कांग्रेस के अधिवेशन का विचार था, परंतु 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव निश्चित हुए, अतएव मामला स्थगित कर दिया और फिर कभी नहीं उठाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस ने कब पहली बार, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप, मैं जो भी डिस्कशन कर रहा होगा मैं इसे आपको स्क्रीनशॉट के रूप में आप इसको रखिए और आप बार बार इसे पढ़ें। जितने आप अधिक तैयारी करेंगे, जो भी दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या टीचर्स के एग्ज़ाम देने वाले या स्टेट पीसीएस, सारे एग्जाम में इन्हीं सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है और इन फैक्ट्स का काफ़ी उपयोग किया जाता है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ये MPPSC 1996 में पूछा है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस मामले की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी लोग शामिल थे। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्तर पर प्रदान करने की मांग की और 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जहां वामपंथ की संतुष्टि के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया और वहीं गांधी जी तथा अन्य नेताओं के सुझाव से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 65 पर, और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी करना है क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रहे? निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता रहे यानी रही? चलिए, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्षता रही यानी कि अध्यक्ष लेडीज रही, इसमें से 4 महिलाएं हैं। इसमें एनी बेसेंट है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी। चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंस फैक्ट को भी हम फटाफट पढ़ेंगे। आयरलैंड की तर्ज पर भारत में सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ करने वाली आयरिश महिला एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता में आयोजित किए गए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें श्रीमती सुचेता कृपलानी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं है। सुचेता कृपलानी को 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया, जबकि श्रीमती अरुणा आसफ अली, यहाँ पर डेटा को मिस किया गया है, जबकि सुचेता कृपलानी नहीं है, यहाँ पर सरोजिनी नायडू का नाम होना चाहिए, यहाँ पर डाटा गलत है। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष चुना गया था। श्रीमती अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन आदि नेताओं ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। सरोजिनी नायडू भारत तथा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें कोई नया डाटा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी ये भी आपको पता है, ठीक है, 1850 ईस्वी में रमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 68, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर जो है असहयोग किस साल शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलिए इंपॉर्टेंस डाटा है, न्यू डाटा है, पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो 4 साल चला था, पर सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के द्वारा ब्रिटेन में, यहाँ पे भी डाटा गलत है,
यहाँ पर भी फैक्ट्स गलत है कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1914 को और समाप्त हुआ 1918 में। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चला। 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में अब इसे कुछ डेटा अगर गलत आ जाए तो मैं उसे यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, ये प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों, ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की को विभाजित कर दिया। भारतीय मुसलमानों ने जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी समझौता हो चुका था, लेकिन इसे बल मिला कब, 1919 में, क्योंकि 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझकर खिलाफत के पक्ष में अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अपने जुलू युद्ध पदक और तथा केसर ए हिंद पदक सरकार को वापस कर दिया। केसर ए हिंद पदक बार बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे खिलाफत आंदोलन को समर्थन करना था और गांधी जी मुसलमानों को जो है एकत्रित करना चाह रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, आप लोग बताइए, मैंने हिंट दिया है 1929 में। चलिए, यहाँ पर सारा सब कुछ एक ही लास्ट में यहाँ पर है एक, अगर आप मेरे साथ थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ये खत्म होने वाला है। देखिए, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था और आर्थिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को जब अध्यक्ष चुना गया, किंतु उनके जेल होने के कारण हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे लाल हंसराज ने तैयार किया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, एओ ह्यूम ने की। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये बुक और इस तरह की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक एओ ह्यूम थे। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन अब बताइए कब हुआ। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, इसलिए सूरत फूट के नाम से इसे जाना जाता है। 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई। लगभग इसी समय बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ। नरम राष्ट्रवादियों की ऐतिहासिक भूमिका 1907 तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गई। जो नरम दल के थे, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के बीच में पूरे देश में छिड़े स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व इस नरमपंथियों के हाथ में अब नहीं था, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था। भारतीय और बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और बंबई के एक संस्कृत कॉलेज, क्या नाम था, गोकुल दास तेजपाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण, ये भी इंपॉर्टेंस फैक्ट है, पूना में फैल जाने के कारण पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसे बंबई में करना पड़ा। यह अधिवेशन गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में 28 दिसंबर 1885 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आते हैं 73 में, ए और आर कथन को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। चलिए, कथन और कारण हम देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या करती है। ए और आर दोनों असत्य है तथा आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करती। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ये कथन भी सही है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की आशा थी। ये भी आशा थी, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना और अंग्रेजों को सहयोग करना, ये दोनों बात एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती है। ठीक है, अगर उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था तो उन्होंने उसको अंग्रेजों को फिर सहयोग क्यों प्रदान किया। ठीक है, ये दोनों बात सही है, इसके पीछे का तर्क अलग है, इसलिए आर कथन जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी। चलिए, इसके इंपॉर्टेंस फैक्ट को हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत बात है और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, दोनों ही कथन ए आर दोनों, ए सत्य है, आर ए असत्य है, आर सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों कथन, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ठीक है, ये दोनों कथन जो है गलत ही है। इसका
चारों ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। चलते हैं हम लोग। 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होने पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से बिना परामर्श लिए ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने विरोध करते हुए घोषणा की कि हम किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमें साम्राज्यवादी हित और नीतियां निहित हो। जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिए जाने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन जिन्ना और लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, इसलिए कथन और कारण दोनों असत्य है। चलिए 74 में 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। और देखते हैं पंजाब में संघी सरकार को सर्वाधिक सीट मिली थी, परंतु यहाँ पर कांग्रेस, सिख और संघी दल मिलीजुली सरकार स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति जो है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना था, ब्रिटेन का सक्रिय सहयोग करना था, तटस्थता रखना था। इसमें तटस्थता की बात थी, इसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य 1929 में घोषित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 78। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। 79 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। कहाँ होना था? पूना में। क्यों नहीं हुआ? प्लेग की बीमारी के कारण। आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ठीक है, स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? 81। इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। चलिए दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। दिसंबर 1885 में इसका सम्मेलन करने की घोषणा की। यही कारण है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन स्थापना अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वीडियो को आप लगातार देखिए, बने रहिए और 100 क्वेश्चन, यानी कि आज तीसरा दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इस प्रकार से मैं नेक्स्ट फिर वीडियो लेके आऊँगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको आपके जॉब और आपके मंजिल तक जरूर लेकर चलूँगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र जब त्यागपत्र दे दिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 82 का सी। 1939 में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप भी इस तरह से पढ़ने का आदत डालें। 1939 में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए और जिसमें गांधी जी ने इसे पट्टाभी सीतारामैया के बदले अपनी हार मान लिया और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस में कलह की स्थिति कांग्रेस सदस्यों ने पैदा कर दी। फलतः सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दिया, उसकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। माउंटबेटन योजना द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इस क्वेश्चन का कथन और कारण देखिए क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार की और वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था और वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को कारण है कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। इसका
ये कारण गलत है। चलिए 3 जून 1987 की, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन पर मुझे भी काफ़ी टाइम लगता है और टाइम देने के बाद ही सही होता है, नहीं तो इस गलत हो जाता है। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार किया क्योंकि इसमें भारत को संघ और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान था। ध्यातव्य है कि देश में सांप्रदायिक गतिविधियों से तंग आकर कांग्रेस के नेता क्रमशः मजबूर हो गए और इस योजना को मानने पर बात हो गई, लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की बात हो रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बातें नहीं थी, ठीक है, बातें थी शामिल, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। बट दंगा वगैरह हो जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, वो मानते नहीं थे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 84, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। यूपीपीएससी का अर्थ क्या होता है? यूपीपीएससी जो है ये उत्तर प्रदेश का पीसीएस है और टफ यूपी स्टेट का जो है ये समझिए कि वहाँ के आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन है। यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ी जॉब, वहाँ एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, आप जो है बड़े बड़े अधिकारी स्तर के बनेंगे, तो क्वेश्चन का लेवल वही है। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले, आप बताइए किसके जो है, कमेंट जरूर करें आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। अधिवेशन में 21वां अधिवेशन क्या हुआ? ये 21वां अधिवेशन होता है जैसे 1985 पहला अधिवेशन, 86 दूसरा अधिवेशन, तो 1905 आते आते हो जाएगा वो 21वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके विपक्ष में? ये अंग्रेजी हुकूमत के विपक्ष में। लेकिन तरीका क्या? याचिका और प्रार्थना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आयरिश थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इन्होंने 1914 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के 32वें अधिवेशन में, जो कि 28 से 29 दिसंबर 1917 को हुआ था, ये जब अध्यक्ष बनी तो 1917 में बनी एनी बेसेंट। वह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी। जबकि भारतीय मूल की महिला जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, वो सरोजिनी नायडू थी। जबकि 1933 में जो है अध्यक्षता करने वाली महिला, उनका नाम मेहता जी थी। चलिए इसी अधिवेशन में हिंदी को, 1925 के अधिवेशन में हिंदी को, और ये अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। चलिए ये कानपुर अधिवेशन है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ का अधिवेशन है? कानपुर अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला चुनी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में हुआ, और इसमें न्यू फैक्ट्स आ गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आगे हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ और वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। ये हरिपुरा किस राज्य में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में राजवाड़ों को भी शामिल किया गया। अब देखिए इसका कथन है, कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सकूं, यानी कि मैं कांग्रेस को धीरे धीरे समाप्त कर सकूं। ये कहने वाला कौन होगा? ये एक ही व्यक्ति होंगे, ठीक है। और कौन होंगे आपको भी पता है, लॉर्ड। चलिए ये कथन किसका है? क्रिप्स का, कर्जन का, डफरिन का या इरविन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का भी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्कशन को भी देख लेते हैं। जब मैं भारत आया था तो मेरी यह नीति रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। चलिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोधी की नीति करने का आरोप लगाया? प्रार्थना करते हैं ये लोग, याचना करते हैं और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। और क्योंकि सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ये लोग तो अभी बहुत छोटे छोटे शायद थे। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है इनका विरोध किया था। आगे है, 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने भारत में उग्रवाद का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज की प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य घोषित किया था। इसमें आप अरविंद घोष को नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाल बाल पाल तो याद रख लेते हैं बच्चे, लेकिन अरविंद घोष भूल जाते हैं। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोधी की नीति करने का आरोप लगाकर कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है।
चलिए, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और आप तो कांग्रेस को नहीं मार सके, भले ही आप चले गए। चलिए, ठीक है। 1899 में से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जब वायसराय बनकर आया, तो इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत कांग्रेस की नीतियों से रुष्ट हो गए, क्षुब्ध हो गए, और इसके पतन के लिए एक लाइनें वो इन पंक्तियों में अपनी अभिलाषा व्यक्त की। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अब आप लोगों को अब 50% क्वेश्चन से अधिक याद होने लगा होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, नेक्स्ट है 91। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। किसने मतदान किया? भारत विभाजन के विपक्ष में, कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, किसने ये मतदान किया? अबुल कलाम आज़ाद ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सरदार पटेल ने, या गोविंद वल्लभ पंत ने? तो अबुल कलाम आज़ाद ने भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इन्होंने जो है इसमें अपना मतदान किया था। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई देश विभाजन की योजना को कांग्रेस के अंदर जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, मौलाना हफीजुर रहमान ने अस्वीकार कर दिया, वहीं दूसरे और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनमने ढंग से परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार किया। चलिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत में संविधान की रचना होना चाहिए, तो ये विचार किसने दिया? स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, स्वरदल सम्मेलन ने 1946 में। ठीक है, ये लोगों को लग रहे थे कि अब आज न कल तो हमारा देश आज़ाद होगा ही। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए विचार जो दिया, किस पार्टी ने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 1936, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1936 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी गई और भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बुलाई जाए, जो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने प्रस्तावित अपने 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया, जिसमें कृषि संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त किराया और भूमि कर, सिंचाई की दर, कृषि ऋण से राहत, भूमि दरों का वेतन और कृषि संघों को मान्यता देने की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस के 93 कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन थे पूर्ण रूप से? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? इसका राइट आंसर था सरदार पटेल। आगे चलते हैं। 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक विशेष शिष्टमंडल, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री और स्वयं क्रिप्स व अलेक्जेंडर होंगे, पैंथिक लॉरेंस होंगे, अलेक्जेंडर होंगे, भारत आएगा, और ताकि वायसराय की सहायता से संवैधानिक प्रश्नों के सिद्धांत तथा कार्यविधि पर भारतीय नेता से समझौता कर सके। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी ये तीनों विपक्ष में थे। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन थे? किसने उदारवादी और अतिवादी, उदारवादी और अतिवादी, उदारवादी और उग्रवादी, उग्रवादी यहाँ नहीं कहेंगे, अतिवादी कहेंगे, यानी नरम दल और गरम दल को मिलाने में किसने एक शिल्पकार का काम किया? किसने जो है धागा पिरोने का काम किया? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरम और गरम दल में जब सूरत फूट में दोनों बट जाते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित बाल गंगाधर तिलक और मिसेल एनी बेसेंट के सहयोग से एकीकरण किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इसके अतिरिक्त 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्रों में समकालीन राजनीतिक विचारों को रूप दिया गया। 1916 में जबकि लखनऊ समझौता हुआ, तो इसमें नरम दल और गरम दल दोनों जो है मिल गए और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उस समय पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते थे, आज भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का कोई ये नहीं है, किसी भी एग्जाम में 3 तरह की क्वेश्चन आती है, ठीक है, टफ, मीडियम और इजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिनमें 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन का सभापित करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 96 का डी होगा। चलिए, भगवान सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के फंदे से न बचा पाने के कारण गांधी जी की इस अधिवेशन में वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार करना पड़ा। कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाने वाले बीजी तिलक थे। ये भी पूछा गया बट शब्दों को बदल दिया। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर उच्च जाति के चितपावन ब्राह्मण के घर में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। चलिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। 98 का आप क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं हम लोग 99 को। आज 100 का 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कह रहे हैं कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष राजेंद्र, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। चलिए, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। नवंबर में इस्तीफा दिया। इसके बाद कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृपलानी ही इसके अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। 100 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर तो सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? और ये सत्य बात है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में प्रमुख रूप से आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव को भी पारित करना था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध सरदार भगत सिंह उनके साथियों को नहीं बचाने के कारण युवाओं द्वारा किया गया। इस विरोध के फलस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है बट गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। चलिए, आप जो है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को और अपने जो कोई घर में पढ़ने वाले भाई बहन हैं, ठीक है, या कोई भी आपके हैं, आप इस वीडियो को उनके तक पहुंचाइए और बताइए कि PYQ क्वेश्चन बनाने का क्या बेनिफिट है। मैं रोज़ मुझे ये ना कहना पड़े, मुझे रोज़ अपने बारे में ना बताना पड़े, ठीक है। आप सफल हो सकते हैं, यदि मैं हो सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं। थैंक यू।